गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा, विद्युत विभव और विभवांतर के जनरल फॉर्मूले पढ़ लिए, डेफिनेशन समझ लिए। जैसे विभव को अपन दर्शाएं तो अनंत से एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। अगर अनंत से विस्थापित न किया जावे, ये देखो नहीं, लोअर लिमिट ए आ गई, अनंत से विस्थापित नहीं किया जाए तो कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो एक अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विभव कहते हैं। और आवेश यानी एकांक धनावेश अनंत से विस्थापित नहीं किया गया तो कार्य विभवांतर कहलाता है। इसी प्रकार इसका एक जो अपन ने ये भी वे देखा था अनंत से बी तक लाने में, और इसका भी एक ये रूप देखा था WB माइनस WA इज इक्वल टू AB। ये पिछले एपिसोड में अपन ने, है ना। अब अपने को ये तो अपने को पता पड़ गया था कि इसमें E पुट करो, E पुट करते ही आपको V की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब इस चैप्टर में कोई दम तो नहीं है, बस E का मान अपने को पिछले चैप्टर से याद है ही थे, वो इसमें पुट करेंगे, V कैलकुलेट करेंगे। अपन ने एक कैलकुलेशन दिखाई भी थी, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिंदु आवेश से निकाला था अपन ने। तो बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज, है ना, वो बिंदु आवेश के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने V कैलकुलेट किया था KQ अपॉन स्मॉल r, है ना। वहाँ अपन ने बताया भी था कि Q पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव है तो V भी नेगेटिव होगा। एंड इफेक्ट तो अपने को दिख ही रहा था, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। तो ये तो अपना काम हुआ था पिछले सेगमेंट में। अब आज इससे आगे विभव की डेफिनेशन, विभव विभवांतर की डेफिनेशन अपन ने दे दी थी। और डेफिनेशन देने के बाद अब अपने को इसके संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट बातें करनी थी। हर टॉपिक में जब भी अपन पढ़ते हैं, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा अपन ने, वहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उससे रिलेटेड, क्योंकि अभी कैलकुलेशन और भी तो करनी है। अभी तो केवल किसकी कैलकुलेशन की आपने, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए की है ना। तो अभी तो डाइपोल के आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी निकालोगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव भी तो निकालना है, गोलों के कारण भी तो निकालना है। तो कहने का मतलब ये तो जनरल फॉर्मूलाज हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी दोनों के लिए, है ना। और ये आपके कैलकुलेट। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उनको अपन छोटे छोटे में समेटते हैं। इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहली इंपॉर्टेंट बात, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड संरक्षी क्षेत्र है। संरक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव। संरक्षी क्षेत्र है, इसलिए आवेश को +1 है ना, आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। मैं +1 को B2A मेरे जैसे लाऊं, सीधी रेखा में लाऊं, घुमा के लाऊं, संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब फॉर्मूला अनअफेक्टेड रहेगा। पहली बात के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अपने लिए बहुत फायदे वाली, स्पेशली बॉयज, आप बच्चों के लिए तो बहुत फायदे वाली है। किससे? V यानी V का मतलब विभव व विभवांतर, है ना साहब। ये दो में बोलना पड़ता है। स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। तो आपको पहले जब अब
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको न्यूमेरिकल में परेशानी होगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। विभव के न्यूमेरिकल में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये अदिश राशि है। मतलब अगर अनेक आवेश किसी स्थान पर हैं, कहीं उपस्थित हैं, तो किसी एक बिंदु पर कुल विभव प्रत्येक आवेश के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, है ना? यानी खूब सारे आवेश हैं, अलग अलग जगह पे रखे हैं, किसी एक बिंदु पर विभव की कैलकुलेशन करनी है, तो प्रत्येक के कारण विभव निकाल लेना और उसका सिंपल एल्जेब्रिक सम कर देना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो है ही नहीं, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचना ही नहीं है। मिले? नेक्स्ट, अगली बात है ना, अगली बात यह पॉइंट फंक्शन, हिंदी में बोलें तो बिंदु फलन राशि है। बिंदु फलन राशि दिख रहा है, मैंने किसकी कैलकुलेशन लिखा रखी है? बिंदु आवेश की। तो आप देखना, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी अलग अलग बिंदु पर विद्युत विभव का मान अलग अलग होता है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी अपन ने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु फलन राशि है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे यहां भी ध्यान रखना कि विद्युत विभव भी एक बिंदु फलन राशि है, जिसका मान अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होता है। ठीक है सर, ये 3 बातें है ना। अब अगली बात पहले अपन कर लें। एक विशेष बात देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। आपने डेफिनेशन जैसे विभव की बोली, तो विभव की डेफिनेशन में आप क्या बोलते हो, है ना? अनंत से किसी आवेश को, परीक्षण आवेश छोड़ो, बोलो तो परीक्षण आवेश बोल दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो सब V बराबर W/Q, तो एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य V, तो आवेश Q को लाने में किया गया कार्य QV। दोबारा समझो, थोड़ा सा हो सकता है मैं बोलने में चूक गया हूं। एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य V, ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो आवेश Q को लाने में किया गया कार्य कितना? एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य V, तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हुआ? W बराबर QV। पूरी 12th में, 12वीं क्लास में मैं कार्य की गणना जब भी करूंगा इसी फॉर्मूले से करूंगा, इसी फॉर्मूले से ही करूंगा, कंफर्म। ये याद रखना, ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? मैं जैसे एक सैंपल के लिए आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ए और बी, तो इनके मध्य विभवांतर है VV माइनस V है। ठीक है, अब ये एक चार्ज है Q, जो यहां तक तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। वो ध्यान से समझना, पॉजिटिव ले लो ना, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। लेकिन अब ये किस में आ गया? अब ये यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र में आ गया, तो विद्युत क्षेत्र में आते ही ये किधर चला जाएगा?
क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ये नेगेटिव की तरफ गया तो डेफिनेटली उधर इसके पास काइनेटिक एनर्जी किसी ने पैदा की तभी तो उधर गया, नहीं तो नीचे जाता पार्टिकल उधर कैसे चला जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से यार पैदा हुई? विभवांतर ने क्या कर दिया इस पर? कार्य W बराबर QE। तो विभवांतर द्वारा किया गया कार्य इस पार्टिकल को क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी देता है। इससे किधर मूव कर जाता है? इससे भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कईयों परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, तो मैं जब भी वर्क डन कार्य की गणना करूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, मैं कार्य की गणना इसी फॉर्मूले से करूंगा। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, एकांक धनावेश में कार्य V, तो Q आवेश में कार्य QV। अब विभवांतर है तो विभवांतर से निकाल लो, जैसे मैंने भी बताया Q VB माइनस V है। विभव है तो उससे निकाल लो, है ना। तो सब मैं अब इसको समझा दूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है बार बार बोल। पांचवी बात तो ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, वो तो अपने को बतानी पड़ती है, यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो तो अपना काम है ही, यूनिट एंड डायमेंशन बताना। तो सब इससे अनुसार देखें, V बराबर W अपॉन Q। तो W तो वर्क है, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। तो अगर वास्तव में देखें तो विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों का मतलब जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो एसआई पद्धति में विभव और विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिससे वोल्ट यानी कैपिटल V कहते हैं। ठीक है साहब। तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है या क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है ना। अब वोल्ट की डेफिनेशन, तो इफ Q बराबर 1 कूलम एंड W बराबर 1 जूल, देन V बराबर 1 वोल्ट। देख लो आप, अगर मैं कार्य 1 जूल रख दूं, आवेश 1 कूलम, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब किससे डेफिनेशन दें अपन? इससे डेफिनेशन देंगे तो फर्क आएगा, इससे डेफिनेशन देंगे तो अलग होगा। अगर इससे बोलेंगे तो कहां से लाना पड़ेगा? अनंत से। इससे बोलेंगे तो विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो सब यदि अगर मैं देखो इससे बोल, है ना, ज्यादा फंसो मत, आप एक से बोल देता हूँ, अनंत से बोल दिया तो क्या बोलूंगा? विभव बोलूंगा। और अनंत से नहीं बोलता तो विभवांतर बोलूंगा। चक्कर में अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव को 1 वोल्ट कहते हैं, है ना। अब अगर मान लो ये मैं उससे बोलता विभवांतर वाले से, तो देखो कैसे बोलता। विद्युत क्षेत्र में, अब अनंत से नहीं बोलूंगा, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, अब आ गया ना विद्युत क्षेत्र में, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को विस्थापित करने में, एकांक धनावेश ही बोलना पड़ेगा, विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य 1 कूलम आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। तो आप तो इससे दो चाहे इससे दो, इससे देते हो तो अनंत बोलना पड़ता है, इससे बोलते हो तो विद्युत क्षेत्र। विमा निकाल देंगे इससे, तो विभव की विमा जूल, जूल यानी कार्य M1 L2 T-2, और कूलम यानी आवेश A1 T1। तो विमा कितनी होगी सब? M1 L2 T-3 A-1। तो ये सब एक जनरल इसके बारे में बात होगी। ये मुख्य बातें आपको बता।
अब आ जाइए इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, यानी विद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब छोटी सी बात पर चर्चा कर रहे हैं अपन ये बात कर रहे हैं कि विद्युत विभव ऐसी कैसी इंपॉर्टेंट राशि है जो हमें पढ़ना जरूरी था और क्यों जरूरी था। तो सर इस संदर्भ में अब आपको समझाया जा रहा है। तो ये टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझाया जा रहा है कि सब विद्युत विभव भौतिक राशि का महत्व क्या है, आपके लिए ये पढ़ना इतना जरूरी क्यों था, है ना। तो एक अपन जनरल बात समझा रहे है ना, ताकि आपको इम्पोर्टेंस जब समझ में आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से आप उसके यूज को परफेक्ट कर लेंगे, है ना। इसलिए तो ये टॉपिक वॉपिक तो नहीं है, बस समझाया जा रहा है ना, तो समझे बड़ा आराम से। विद्युत विभव का भौतिक महत्व, छोटे छोटे अपन एक दो उदाहरण लेते हैं, एक दो उदाहरण से अपन बात समझते हैं, है ना। जैसे पहला उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने, एग्जाम्पल 1, है ना। छोटे छोटे उदाहरण से बस विद्युत विभव का भौतिक महत्व समझना, बाकी तो अपन तो पढ़ेंगे डेफिनेशन वगैरह सब, है ना। ये सब दो असमान जल पात्र हैं, ये पात्र थोड़ा चौड़ा है और ये थोड़ा सकड़ा है। बात को समझना था, छोटी सी बात है ना। इसमें जल भरा हुआ, ये सब वाटर, इस सिरे को अपन ए कह दें, इस सिरे को अपन बी कह दें, बीच में स्टॉपर लगा दिया आपने, है ना। हाइट वाइज देखें तो इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है। बहुत ध्यान से सुनना ताकि एक बार में बात क्लियर हो। तो अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर बात करें तो क्वांटिटी ऑफ वाटर तो यहां ज्यादा है, पानी की मात्रा इस जगह ज्यादा है उसकी तुलना में, बी की तुलना में। वो सकड़ा पात्र है, चौड़ा पात्र है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं इस स्टॉपर को हटाऊंगा तो जल का प्रवाह किधर होगा, बी से ए होगा या ए से बी होगा? ये मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है। आप अब बी से ए होगा या ए से बी होगा, तो आप किसी भौतिक राशि को याद करते हुए बोलेंगे कि भाई स्टॉपर हटाने पर जल का प्रवाह बी से ए होगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप यूं कहेंगे बी पर जल स्तर की ऊंचाई ज्यादा है और ए पर जल स्तर की ऊंचाई कम है। मैं पूछूंगा इस स्तर से क्या होता है, तो फिर अगर आपको ध्यान आता है तो आप बताएंगे कि हमने 11 में पढ़ा था P बराबर H रो जी, जिसमें तरल दाब यानी फ्लूइड प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, H के, है ना। तो जिधर हाइट ज्यादा है उधर फ्लूइड प्रेशर यानी प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे स्टॉपर हटाएंगे तो तरल यानी द्रव किधर से किधर बहेगा, बी से। तो मेरे कहने का मतलब है कि द्रव के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के लिए फिजिक्स ने आपको क्या पढ़ाया, भौतिक राशि तरल दाब पढ़ाया ने। अगर तरल दाब नहीं पढ़ाते तो क्या आज आप लॉजिकली समझा सकते थे कि ऐसे भी जल का प्रवाह होगा? तो प्रवाह की दिशा को जानने के लिए भौतिक राशियां पढ़नी पड़ती हैं, ये समझे आप, है ना। तो सब असमान जल पात्र में पात्रों के मध्य जल के प्रवाह की दिशा पात्रों में जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, मात्रा तो इसके बाद ज्यादा थी, है। पात्रों में जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह जल स्तर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, क्योंकि भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार जल का प्रवाह सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में
ये सब दो गर्म पिंड ले लेते हैं, ए और बी, समान नहीं है, आकार समान है। इस पर 100 कैलोरी उष्मा है, हीट, इस पर 200 कैलोरी हीट है, दोनों गर्म पिंड है, उष्मा की मात्रा अपन ने बता दी। अब मैं यूं कहता हूं आकार बराबर है, मैं आपसे पूछता हूं कि इन पिंडों को संपर्क में लाएंगे तो हीट यानी उष्मा कहां से कहां जाएगी। अब आप कुछ भी मनगढ़ंत जवाब देंगे, बी से ए से बी, नहीं। आप फिर 11 ध्यान रखिए, 11 में आपको फिर एक भौतिक राशि पढ़ाई थी, नाम क्या था, टेम्परेचर पढ़ाया था ना। तो टेम्परेचर जो आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी यानी भौतिक राशि पढ़ाई थी, तो आपको साफ कहा था ताप वह भौतिक राशि है जो गर्म पिंडों को या उष्ण पिंडों को संपर्क में लाने पर पिंडों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। क्लियर था? तो जब तक मैं टेम्परेचर नहीं लिखूंगा तब तक आप उष्मा के प्रवाह की दिशा नहीं बता सकते। अब मैंने अगर टेम्परेचर लिख दिया T बराबर 50 केल्विन एंड T बराबर 20 केल्विन, तो अब आप समझ जाएंगे उष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित। तो ठीक उसी प्रकार जब दो उष्ण पिंडों को संपर्क में लाते हैं यानी गर्म पिंडों को संपर्क में लाते हैं तो पिंडों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा पिंडों पर उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इसके लिए फिर हमें भौतिक राशि पढ़नी पड़ती है, ताप। ताप वह भौतिक राशि है जो गर्म पिंडों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। ताप से उष्मा का प्रवाह निर्धारित होता है, उष्मा की मात्रा से उष्मा का प्रवाह निर्धारित नहीं होता। तो प्रवाह की दिशा के लिए फिर आपको एक भौतिक राशि 11 में पढ़ाई गई जिसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। चलिए ठीक, अब आ जाइए आप 12th। ठीक इसी प्रकार ये दो पिंड आवेशित हैं, आकार समान नहीं, मैंने आपको पहले, इस पर आवेश मान लीजिए 100 माइक्रोकूलाम है, इस पर आवेश मान लीजिए 50 माइक्रोकूलाम। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जब इन आवेशित पिंडों को संपर्क में लाएंगे तो बताइए आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ चुके होंगे कि एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में आपने देखा आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि पढ़नी पड़ेगी। तो डेफिनेटली अब आप कुछ ना बोलेंगे और आपका कुछ ना बोलना ही बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब आवेशित पिंडों को संपर्क में लाते हैं तो पिंडों के मध्य आवेश के प्रवाह की दिशा पिंडों पर आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। आवेश की प्रवाह की दिशा का निर्धारण करने के लिए भौतिक राशि विद्युत विभव की जानकारी आवश्यक है। यानी विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेशित पिंडों को संपर्क में लाने पर पिंडों के मध्य आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। आवेश खुद निर्धारण नहीं करता, निर्धारण विभव करता है कि आवेश कहां से कहां जाएगा, है ना। अब मैंने लिख दिया V बराबर 50 वोल्ट, V बराबर 20 वोल्ट, तो आवेश कहां से कहां जाएगा, ए से डी जाएगा, है ना। अब ध्यान से सुनिए, धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है, जबकि ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है। आवेश का ये प्रवाह पिंडों के मध्य तब तक जारी रहता है जब तक कि विभव समान नहीं हो जावे, अर्थात विभव के समान होते ही आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है ना। तो पिंडों के मध्य आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि विभव का अंतर हो, है ना। और जैसे ही विभव अंतर यानी विभव समान हो जाए तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है ना।
तो सब आवेश का प्रवाह V पे डिपेंड करता है ना? और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि विभव समान न हो जाए। विभव के समान होते ही फिर आवेश का प्रवाह नहीं होता। आवेश का प्रवाह नहीं होता, धारा की उत्पत्ति नहीं। अभी पक्षी है, पक्षी तार पे बैठता है, बैठता क्यों बैठता है? दोनों उसके पैर को, हाथ को, दोनों समान विभव पे है। समान विभव पर आवेश प्रवाहित नहीं होता। आवेश प्रवाह नहीं होगा, धारा की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चले, इसी प्रकार मैं खुद भी अगर हवा से कूदूं या हवा में उड़ूं और एक तार को पकड़ लूं दोनों हाथों से, मेरा भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों हाथ भी किस पे हैं? समान विभव पे। और तो और छोड़िए, अगर मैं खुद मान लीजिए समान विभव पर, चाहे वो बहुत ज्यादा 500 वोल्ट 1000 वोल्ट पर समान हो, तो बैठ के आराम से खाना खा सकता हूं। समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, और आवेश का प्रवाह नहीं होता, धारा की उत्पत्ति होगी नहीं, और धारा की उत्पत्ति नहीं होगी तो आपको झटका लगेगा ही नहीं, है ना? तो सब आप अगर समान आवेश पर है, समान विभव पर है, तो आप सुरक्षित हैं। समान विभव पर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, इसमें पक्षी भी सुरक्षित है ना? आप अर्थिंग नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी समान विभव पर आ जाती है। अर्थिंग होते ही तो फिर आप 0 वोल्ट पे आ जाएंगे, है ना? तो आप अर्थिंग नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी समविभव पर है, और समविभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश प्रवाहित नहीं होता, धारा की उत्पत्ति नहीं। क्लियर? तो साहब, पिंडों के मध्य आवेश का ये प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि विभव समान न हो जाए, है ना? अब सब धन आवेशित पिंड के विभव को धन विभव कहते हैं, ऋण आवेशित पिंड के विभव को ऋण विभव कहते हैं। तो मतलब विभव दो प्रकार का होता है, इसलिए आवेश यहाँ पे चिन्ह सहित रखना पड़े। क्लियर? अब आप पूछेंगे धन विभव और ऋण विभव किसके सापेक्ष? भाई कोई तो बेस चुना होगा, यस चुना है ना? विभव धनात्मक या ऋणात्मक जिसके सापेक्ष चुना गया है, उस संदर्भ या निर्देश बिंदु का नाम है अर्थ। तो पृथ्वी के सापेक्ष धन और विभव, या यूं कहते हैं विभव के संदर्भ में पृथ्वी को मानक या निर्देश बिंदु माना गया है, यानी विभव विभवांतर पृथ्वी के सापेक्ष देखे जाते हैं, है ना? तो सब पृथ्वी के विभव को शून्य माना गया है। पृथ्वी का विभव शून्य। पृथ्वी अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है, जिसका विभव शून्य। अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है, इसका मतलब आप पृथ्वी को कितना ही आवेश दें या पृथ्वी से कितना ही आवेश लें, पृथ्वी का विभव अपरिवर्तित यानी शून्य का शून्य बना रहेगा। अब धन विभव किससे कहते हैं और ऋण विभव किससे कहते हैं? ध्यान से, यदि किसी पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर पिंड से पृथ्वी की ओर धन आवेश प्रवाहित होता है, तो पिंड के विभव को धन विभव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। इसके विपरीत यदि किसी पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर धन आवेश का प्रवाह पृथ्वी से पिंड की ओर होता है, उल्टा, तो धन आवेश किधर जाएगा? ऋण की ओर। और धन आवेश कौन देगा? जो धन होगा। तो सर, यदि पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर धन आवेश का प्रवाह पृथ्वी से पिंड की ओर, तो पिंड के विभव को ऋण विभव कहते हैं, है ना? तो सब संदर्भ किसके सापेक्ष चुना जाता है? पृथ्वी के साथ। अब सब समान विभव की बात आ गई, तो एक छोटा सा टॉपिक उस समान विभव पे पढ़ाना है मेरे को, जो 10 मिनट का होगा, है ना? तो ये आपके फिर इसको वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये सब भौतिक महत्व तो समझ गए। तो विभव आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है ना? जब दो पिंड या दो आवेशित पिंड संपर्क में आएंगे तो विभव वह भौतिक राशि जो पिंडों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। ठीक है? तो सब अब इसी से क्योंकि जुड़ता हुई बात है, इससे जुड़ती हुई बात है, जो इसी में ले लेते हैं। 10 मिनट की बात होगी मुश्किल से, 10 मिनट में अपना काम क्लोज हो जाएगा ना? तो सब अब अगली बात को ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है ना।
बोर्ड भी गंदा हो जाता है, फिर बार बार इसको दो, फिर ये सूखेगा, फिर चौक होगी, पता नहीं जाने क्या क्या नाटक रहते हैं सब हैं, चलता रहता है ये सब। अब आ जाइए सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समविभव पृष्ठ। छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन थोड़ा सा सब इम्पोर्टेंट तो है ये, इससे पूछ तो लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके एक आध गुण पूछ लेते हैं। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने। विद्युत क्षेत्र में ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। परिभाषा में तो 2 लाइन में होगी, समविभव का नाम से ही पता पड़ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसके गुण में से पूछते हैं साहब, तो मैं डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं। विद्युत क्षेत्र में ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाती है। इसके गुणों में साहब पहला गुण है ना, पहला गुण है समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है। क्यों होता है साहब? तो आप देख लें, W/Q विभवांतर की परिभाषा क्या थी? ये थी। तो विभवांतर के सूत्र के अनुसार W/Q बराबर VB माइनस VA है ना। समविभव पृष्ठ, ये तो क्यों है ना, के लिए, तो साहब ये तो मैंने लिखी विभवांतर की परिभाषा। अब समविभव पृष्ठ के लिए VB बराबर क्या होगा? VA, ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए W/Q = 0, यानी W बराबर 0। तो समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक से दूसरे बिंदु पर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान सदैव 0 होता है। ये आपके सामने है ना, विभवांतर की परिभाषा से। फिर समविभव पृष्ठ दोनों समान हो गए। अब इसको थोड़ा सा जैसे एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में आने का टेक्निक है। ये कैसे बोलता है मैं आपको समझाता हूँ। ये कहता है Q1 व Q2 आवेश के मध्य दूरी R है और इनके मध्य बल F है। अब ये क्या है, गप सुना दी इसने आपको टेक्निक से। अब ये क्या कहेगा, Q1 को स्थिर रख, Q2 को 1, 2 या 3 चक्कर कटाए जाएं। अब 1 चक्कर बोले तो किया गया कार्य बताओ। अब आप इसको 2 लिहाज से समझो, 2 तरीके। पहली बात तो अगर आप देखें तो कार्य अंतिम संरक्षित क्षेत्र में अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक दोनों के बीच में दूरी तो सदैव त्रिज्या के बराबर ही है ना। या यूं कहने, संरक्षित क्षेत्र में बंद पथ में किया गया कार्य सदैव 0 होता है, चाहे 4 चक्कर लगाए चाहे 50 चक्कर। तो विद्युत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? संरक्षित क्षेत्र है। और संरक्षित क्षेत्र में बंद पथ में किया गया कार्य सदैव क्या होता है? 0 होता है। तो आप ऐसे बोल दो 0, एक तरीका तो। अब ये तो स्थिर है ना, Q1 को तो क्या रखा? स्थिर। अपन पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, तो विभव विभवांतर की परिभाषा किसके लिए? स्थिर आवेश के लिए। स्थिर आवेश के लिए है, तो विभव किसका निकालेंगे? Q1 का। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितना निकलेगा? V बराबर KQ1/R। अब हर बिंदु पर विभव कितना होगा? KQ1/R ही होगा ना। तो Q2 कहाँ चल रहा है? समविभव पृष्ठ पर ही चल रहा है ना, क्योंकि विभव और विभवांतर ये तो किसके गुण है? स्थिर आवेश के गुण है। तो सर विभव तो इसके कारण निकालूंगा ना, ये चला रहे हैं तो ये चल रहा है, तो इसके कारण विभव देखो, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, सब जगह क्या होगा? KQ/R। तो सब जगह विभव समान है। तो Q2 किस पे चल दिया? समविभव पृष्ठ पर। समविभव पृष्ठ पर आवेश को चलने में किया गया कार्य सदैव 0 होगा। अब दूसरा गुण इसी से निकल जाएगा, पहली बात से है ना। पहली बात से किससे निकलेगा? देखो आप, क्योंकि W बराबर 0 है और W बराबर 0 है, तो इसका मतलब बल
और विस्थापन परपेंडिकुलर है, विस्थापन तो पृष्ठ पर है, समविभव पृष्ठ। बल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं, तो यानी E परपेंडिकुलर S। इसका मतलब विस्थापन तो अपन समविभव पृष्ठ पर ले रहे हैं, तो समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है। हेलो सर, कार्य का शून्य होना बताता है कि बल और विस्थापन परपेंडिकुलर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदैव बल की दिशा में होता है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। जैसे मान लो आपसे कह दें कि समविभव पृष्ठ बनाइए, किसके कारण, बिंदु आवेश के लिए बनाओ, तो बना देना। ये बिंदु आवेश के चारों तरफ क्या खींच देना, सकेंद्रीय वृत्त खींच देना, सेंट्रिक सर्कल खींच देना, ये बिंदु आवेश। अब ये देखो बल रेखा। अब जो जितने भी मैंने गोले बनाए हैं, इन गोलों की पृष्ठ बल रेखा के क्या है, 90 डिग्री पर है। ये देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कहीं भी देख लो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ और ये भी समविभव पृष्ठ। तो सब आपसे पूछे कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाओ, तो आप दो तरीके से, एक तो ये मैंने बताई दिया कि समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। देखो ये विद्युत बल रेखाएं दिख रही है, कहीं भी देख लो। तो पृष्ठ जो गोलों की, ये गोला, ये गोला, ये गोला, गोले तीन है ना, ए बी सी, तो तीनों गोले इस समय क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो एक तरीका तो ये है कि सब समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा सदैव लंबवत होते हैं, इससे निकाल लेना। या आपको वो फॉर्मूला इससे, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना, KQ/R, तो उससे देखना, इसकी त्रिज्या कांस्टेंट है तो इस पे भी कांस्टेंट है, इसकी त्रिज्या भी कांस्टेंट है तो इस पे भी कांस्टेंट है, और इसकी त्रिज्या कांस्टेंट है, तो बस ये जरूर है इस पर R कम है। आवेश से देखें ना, तो ये R कम, या R ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, तो यहाँ विभव सबसे कम होगा, यहाँ विभव उससे ज्यादा होगा, यहाँ सबसे ज्यादा होगा। विभव अलग अलग तो है लेकिन पृष्ठ पर तो समान है ना, तो तीनों गोले क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोलों के रूप में होगी। एक चीज जैसे आपसे पूछ लें कि सब एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाओ, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाओ, ठीक है। अब सब ये एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें समविभव पृष्ठ बनानी है, तो इसमें समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो बहुत सोच समझ के इस विद्युत क्षेत्र के तल के क्या बना देना, लंबवत पृष्ठ बना देना। ये विद्युत क्षेत्र के तल के लंबवत पृष्ठ हैं, यानी विद्युत क्षेत्र तो या विद्युत बल रेखा तो बोर्ड पर है और ये पृष्ठ बोर्ड के तल के लंबवत है, तो ये दोनों क्या होगी, समविभव पृष्ठ होगी। दोबारा ध्यान से एक बार के लिए, है ना, समविभव पृष्ठ सदैव बल रेखाओं के लंबवत होती है, क्योंकि कार्य का जीरो होना ये बताता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत बल रेखाएं के परपेंडिकुलर जो पृष्ठ होगी उसको समविभव, तो ये जो सरफेस है ये बल रेखा के लंबवत है, तो ये क्या बनेगा, समविभव पृष्ठ है ना। तो मैंने उसको ऐसे डट से बना दिया जो बोर्ड के तल के लंबवत। तो सब इससे आपसे अगर समविभव पृष्ठ किसी के कारण भी पूछ ले तो आप क्या करना, बल रेखा के लंबवत पृष्ठ बना देना। बल रेखा के लंबवत जो पृष्ठ होगी वो समविभव पृष्ठ कहलाती है, ठीक है। गुण में अंतिम गुण लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले। समविभव पृष्ठें कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्यों? अगर समविभव पृष्ठें एक दूसरे को काटेंगी तो फिर विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि समविभव पृष्ठ के लंबवत कौन होती है, विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र। तो समविभव पृष्ठें एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो फिर विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को काटेंगी, जो पॉसिबल नहीं। तो समविभव पृष्ठें कभी भी एक दूसरे को नहीं। आज इतने बच्चों, फिर कल आ जाए। थैंक यू।